टैक्सी की आवाज़ सुनते ही समझ गई कि वे हैं। उन्होंने पैसे चुकाकर सामान खींचकर नीचे डाला और ऊपर आए। भाई तथा पर्स और हैंडबैग से लदी दिखने वाली उसकी पत्नी। अटैची, भाई ने मेज पर टिकाते हुए कहा। कैसी तबीयत है? कोई नौकर होगा सामान लाने के लिए? मैंने कमरे में नजरें घुमाकर देखा। नौकर तो नहीं है, वैसे जीना बहुत चौड़ा और नीचा है। भाई जाने लगा। उसकी पत्नी मेरे माथे पर हाथ रखते हुए बोली, बड़ा लंबा सफ़र है, रास्ते में तकलीफ भी बहुत ही। तुम्हारे भाई तो कुछ करते नहीं हैं, मुसाफिरों से जगह भी मुझे ही मांगनी पड़ी। मैं मुस्कुराई। भाई होलडाल घसीट कर लाने में सफल हो गया था। उसने पत्नी से कहा, बस वह बड़ा ट्रंक ही लाना रहा है ना अब? उसकी पत्नी हड़बड़ा कर बोली, हाँ, उसमें किसी का हाथ ना लगवाना, जैसे भी हो धीरे धीरे ले आओ। भाई परेशानी जताता हुआ चल दिया। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, तुमने पुराना मकान बदल क्यों लिया? कितनी दूर है ये स्टेशन से? टैक्सी में 35 मिनट लग गए। मैंने कहा, पहले मकान में ऑफिस पहुंचने के लिए मुझे बस में 50 मिनट लग जाते थे। तो तुम्हें ट्रेन से आना जाना चाहिए था, उसने कहा। जब से मैं लोकल ट्रेन से भीड़ में गिर पड़ी थी, मुझे ट्रेन से नफरत हो गई थी। वैसे भी मुझे लगता था कि 30 सेकंड का समय गाड़ी में चढ़ने के लिए नाकाफ़ी होता है और लोकल ट्रेन हर स्टेशन पर 30 सेकंड ही खड़ी होती थी। भाई मोटा काला ट्रंक लिए कमरे में आ गया था। मैं सोचती थी कि इस बार मुझे काफ़ी बड़ा कमरा मिल गया है, पर भाई के सामान के बाद कमरे का फर्श एकदम ढक गया। अब कमरे में सिर्फ पलंग, 2 कुर्सियाँ और सामान नजर आ रहा था। भाई ने बैठकर कहा, चाय का इंतजाम तो है ना? मैंने कहा, हाँ हाँ, मेरे पास गैस भी है और बिजली की केतली भी। भाई की पत्नी बोली, तुम जैसे गुजारा करती थी, कम से कम एक नौकर तो रखना ही चाहिए था। मैं चुप रही। उन्हें बताना मुश्किल था कि अकेली लड़की के घर में नौकर के साथ क्या क्या अफवाहें जुड़ जाती हैं। नौकरानियों से तो मेरी बहुत जल्दी लड़ाई हो जाया करती थी। वे चोर होती थी और साथ में झूठी भी। आजकल सामने बनती एक बिल्डिंग का चौकीदार और चाय के बर्तन मांज जाया करता था और झाड़ू भी लगा देता था। इससे ज़्यादा काम के लिए उसमें अकल नहीं थी। डॉक्टर ने अब तक दवा भी खुद मंगवा कर दी थी। भाई की पत्नी अपना बदन संभालते हुए उठी और रसोई में पहुंची। मैंने भाई को आज का अखबार थमाकर आंखें बंद कर ली। मैं बातों से बहुत थक गई थी। मैं थोड़ी सी बात करने से ही थक जाती थी और सांस तेज चलने लगती थी। बल्कि डॉक्टर को यह बात बार बार कहकर मैंने इतना डरा दिया कि वह मुझे कार्डियोग्राम कराने की सलाह देने लगा। कार्डियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में कुछ ऐसा डिटेक्ट तो नहीं हुआ, पर मैं अस्पताल जाकर एक्सरे कराने में इतनी थक गई कि मुझे कई दिनों तक लगता है कि रिपोर्ट गलत है। भाई की पत्नी रसोई से परेशान होती हुई आई और झुंझुनाते स्वर में उसने पति से कहा, मैं सारी रसोई ढूंढ चुकी हूँ, ना तो चीनी मिलती है ना चाय पत्ती। मैंने कहा, सब चीज़ें पलंग के नीचे रखी हैं। दूध भी? हाँ, उसका डिब्बा भी नीचे ही रखा है। वह फिर रसोई में घुस गई और थोड़ी देर में ट्रे लेकर आई। वह पलंग पर बैठती बोली, लो भाई, बना लो अपनी अपनी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। भाई ने चाय के प्याले बना बनाकर थमाए। मैंने कहा, मेरे बीमार होने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा बदन बिल्कुल टूट चुका है, नहीं तो खुद उठती। भाई जल्दी जल्दी बोला, नहीं नहीं, यह तो सफ़र की थकान है, वरना दूसरों को तकलीफ देने की तो इसे जरा भी आदत नहीं है। भाई ने रैक पर से मेरी एक्सरे की रिपोर्ट और ब्लड, यूरिन और स्टूल टेस्ट की रिपोर्टें उठा ली। मैंने कहा, कुछ रिपोर्ट आना बाकी है, कोई लाने वाला नहीं था। भाई ने कहा, सिर्फ यूरिन रिपोर्ट में ही शिकायत है? उसकी बीवी ने पूछा, शक्कर तो नहीं है? नहीं। भाई ने कहा, शक्कर नहीं है, पस है। मैंने उसकी पत्नी से कहा, रसोई में डबल रोटी, मक्खन और जैम भी रखा है, आप चाहो तो ले सकती हो। उसने कहा, अचार हो तो बता दो, मठरियाँ हैंड बैग में पड़ी हैं। मैंने कहा, मुझे खुद अचार खाए 5-1 साल हो गए। उस दिन मैं सारे समय उसे खाना बनाते और परेशान होते देखती रही। मुझे सिर्फ यह अफसोस रहा कि शादी के बाद से लेकर अब तक वह वैसी की वैसी ही रही, वैसे ही बेसलीका और बेअकल। बल्कि भाई भी उसके साथ साथ उसी अनुपात में बेवकूफ़ होता जा रहा है। वह उसके साथ रसोई में ऐसे लगा था जैसे पत्नी ऑपरेशन कर रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरा क्या ख्याल रख पाएंगे। मुझे स्वयं पर गुस्सा आ रहा था कि भावुकता के एक बचकाने क्षण में मैंने भाई को बहननुमा चिट्ठी लिख दी थी कि मैं कितनी बीमार हूँ और कितनी अकेली हूँ। भाई ने लिखा था कि यह बहुत अच्छा हुआ कि इस साल मैंने अपना कैजुअल ख़त्म नहीं किया, हम लोग आ जाएंगे। भाई ने अगले दिन बाकी रिपोर्ट ला दी। किडनी में इन्फेक्शन था,
जिसकी ऑपरेशन वाली स्थिति नहीं आई थी, बस लंबा इलाज चलना था। डॉक्टर ने दवाइयाँ और इंजेक्शनों की लंबी फहरिस्त लिख दी और बिस्तर पर रहने की ताकीद। डॉक्टर ने कहा कि जैसे जैसे इन्फेक्शन दूर होगा बुखार अपने आप हटता जाएगा। भाई की बीवी ने पूछा, 99 के आगे तो बुखार बढ़ता है? मैंने कहा, नहीं, पिछले 33 दिनों से 99 ही है। उसने कहा, तुम्हारे भाई कहते हैं 99 बुखार नहीं होता, हरारत होती है। हम तो इतने बुखार में घर पर खाना बनाते हैं, कपड़े धो लेते हैं, उसे कभी बुखार भी आ सकता है? यह कल्पना भी मुझे हास्यास्पद लगी। मैं जितनी भी बार बिस्तर से उठती मुझे लगता कि कमरे का फर्श और नीचे चला गया। मुझे आश्चर्य होता कि कैसे बीमार होते ही मैं सबसे पहले चलना भूल गई। भाई सुबह शाम रसोई में पत्नी की मदद करता था। बीच के वक्त में उसे समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। मैं उसे अखबार देती तो वह उसे पढ़ने की बजाय उड़कर सो जाया करता, जैसे वह सिर्फ खाने और सोने के लिए ही इतनी दूर चलकर आया हो। मुझे विश्वास नहीं होता था कि इस आदमी ने कभी दफ्तर की फाइलें भी पढ़ी होंगी। एक दिन उन लोगों को मैंने घूमने भी भेजा था। वे लोग घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही फिर आ गए। भाई ने बताया कि वे लोग स्टेशन से 4 नंबर बस में बैठ गए और उसी बस में बैठे बैठे वापस भी आ गए। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम्हारे दफ्तर के लोग तुम्हें देखने नहीं आ सकते? मैंने कहा, जो लोग मुझे जानते हैं एक एक बार आ चुके हैं। उसने कहा, तुम्हारे भाई तो एक दिन की भी छुट्टी ले ले तो घर में दफ्तर वालों की भीड़ जमा हो जाती है। मैंने भाई की तरफ देखकर कहा, सरकारी दफ्तर में लोग ऐसे मौके ही तो तलाशते रहते हैं। पर भाई विरोध के लिए उत्तेजित नहीं हुआ। उस पर पत्नी से हाँफने के सिवा और किसी बात का असर नहीं होता था। बीमारी के शुरू के दिनों में मुझे दफ्तर के 5 लोग एक साथ देखने आ गए थे। 5 आदमियों के बैठने की जगह कमरे में नहीं थी। वे सब विवाहित थे, इसलिए पलंग के किनारे बैठना उनके विचार में अनैतिक था। आखिर उन लोगों ने मेज से दवाइयों की शीशियां उठाकर मेज खाली कर दी और 2 आदमी उस पर पैर लटकाकर बैठ गए। वे सब दफ्तर से सीधे आ गए थे, अपना अपना बैग और छाता उठाए। उन्हें बराबर चाय की तलब होती रहती थी, जिसे वे कमरे की खूबसूरती की बातें करके टालते रहे थे। उन्होंने रेडियो चलाया था और डिसूजा रसोई से सबके लिए पानी लाया था। मुझे बराबर बुरा लगता रहा था कि उन लोगों ने मेरी बीमारी की बाबत पर्याप्त पूछताछ नहीं की। वे आपस में ही बातचीत कर रहे थे। बिस्तर पर पड़े पड़े डॉक्टर के नुस्खे लेकर मुझे अपनी बीमारी खासी महत्वपूर्ण लगने लगी थी। मैं चाहती थी कि बिस्तर में बताऊं कि बीमारी कैसे शुरू हुई और इस बीमारी में सुधार की रफ्तार कितनी धीमी होती है। बावजूद इसके कि अब तक 155 रुपए की दवाइयाँ ला चुकी हैं और 125 रुपये एक्सरे में लग गए हैं। भाई की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं और वह हर बार डॉक्टर से यह जान लेना चाहता था कि मैं पूरी तरह ठीक कब तक होंगी। वह मेरी बीमारी के प्रति काफ़ी जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। उसने कहा, अच्छा हो तुम हमारे ही साथ अहमदाबाद चलो, वहाँ इसके साथ तुम्हारा मन भी लग जाएगा। वह अपनी बीवी को हमेशा सर्वनाम से ही संबोधित करता था। मैंने कहा, मन लगाना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है और सफ़र के लायक ताकत मेरे अंदर है ही नहीं। वास्तव में मैं उसकी पत्नी के साथ मन लगाने के सुझाव से ही घबरा गई थी। मुझे यह भी पता था कि मेरी इस बीमारी को संदिग्ध समझ रही है। उसके ख्याल में कुंवारेपन में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, चाहे किडनी ही सही, सरासर दुष्चरित्र होने की निशानी थी। एक दिन मुझे सोता समझ वह अपने पति से यही बात कह रही थी और भाई की अपनी समझ शायद ऐसे मौक़ों पर काम ही नहीं करती। वह चुप ही रहा करता। भाई को अचानक एक मौलिक विचार है। उसने कहा, सुनो, ऐसी तकलीफ में अस्पताल में रहना अच्छा रहता है, बल्कि तुम्हें बहुत पहले ही अस्पताल चले जाना चाहिए था। यहाँ कोई टहल फिक्र करने वाला भी तो नहीं है। मैंने कहा, हाँ, अस्पताल में काफ़ी आराम मिलता है और भाई ऐसे कामों में काफ़ी मुस्तैद था। उसने 3 घंटा बेतहाशा दौड़ धूप कर शाम को पसीना पहुँचते हुए सफल आदमी की तरह घर लौटा। उसकी पत्नी उसकी कामयाबी से प्रसन्न होकर फौरन चाय बनाने रसोई में चली गई। मैंने अलमारी से कुछ कपड़े और ज़रूरी चीज़ें निकाली और भाई की पत्नी से कहा कि वह उन्हें अटैची में रख दे। भाई मेरे सारे डॉक्टरी कागज बटोर रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने देखा कि उसकी पत्नी कपड़ों के बीच बैठी मेरे ब्रेसियर का नंबर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने भाई से पूछा, तुम्हारे अपने पैसे तो नहीं लगे किसी चीज़ में? भाई ने चीपते हुए अपनी जेब से पर्स निकाला और कई कागज उलट पुलट कर एक कागज मुझे थमा दिया। उनमें उन पैसों का हिसाब था जो इधर उधर
मेरे सिलसिले में आने जाने में खर्च हुए थे और फल मेरे लिए लाए गए थे। मैंने भाई से कहा, कैश मैं अपने पास ही रख रही हूँ, ज़रूरत पड़ सकती है, तुम चेक ले लोगे? उसकी पत्नी ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ हाँ, बैंक में अकाउंट है इनका। मैंने एक चेक अस्पताल के नाम काटकर पर्स में रखा और एक भाई को थमाया। फिर मैं टैक्सी का इंतज़ार करने लगी।